अरे रीमा बहू, कहाँ मर गई? कब से आवाज लगा रही हूँ। कान में रुई ठूस कर बैठी हो क्या? मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती? कब से आवाज लगा रही हूँ। कहाँ मर गई? देखो केशव बेटा, तेरी पत्नी मेरी आवाज पर बोल भी नहीं रही। शकुंतला जी बोले जा रही थी। रुको माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। शकुंतला जी का बड़ा बेटा केशव अपनी माँ से कहता है। रीमा, रीमा कहाँ हो? जी आई मम्मी जी, जी आ रही हूँ। रीमा दौड़ते हुए आई मम्मी जी मयंक को दूध पिला रही थी। रीमा बहू, आज मुझे चाय मिलेगी या नहीं? यह या मयंक को दूध ही पिलाने पर लगी रहोगी? जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। शकुंतला जी का बड़ा बेटा एक कंपनी में छोटी पोस्ट पर है। छोटा बेटा मधुर कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पर है और छोटी बहू नीलिमा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसीलिए सारा काम बड़ी बहू रीमा को ही करना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठकर रात के 10 बजे तक रीमा बहू को सारा काम करना होता है और ऊपर से शकुंतला जी के ताने सुनने को मिलते हैं। केशव और रीमा का एक 6 महीने का बेटा है। मधुर और नीलिमा की अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई है। नीलिमा घर का कोई काम नहीं करती। रीमा, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी अभी लाई। भाभी, मेरा टिफिन तैयार हो गया क्या? जी देवर जी, अभी लेकर आ रही हूँ। दीदी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अभी आ रही हूँ नीलिमा, तुम्हारा नाश्ता लगा दिया है। इसी तरीके से रीमा अपनी बहू होने की जिम्मेदारी निभा रही है। ऊपर से 6 महीने का बेटा, उसे भी रीमा को ही देखना होता है। सास का काम हुक्म करने का है। सिर्फ कोई भी रीमा को नहीं समझता। सभी परिवार के उसे काम ही काम बताते रहते हैं। पति, देवर, देवरानी सभी अपने ऑफिस जा चुके हैं। रीमा बहू, जल्दी से मेरी साड़ी प्रेस कर दो, मुझे सत्संग में जाना है। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। इतने में मयंक के रोने की आवाज आती है तो मयंक को देखने चली जाती है और साड़ी प्रेस से जल जाती है तो शकुंतला जी आग बबूला होकर रीमा पर चिल्लाने लगती है। रीमा बहू, कहाँ मर गई? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरी सबसे प्यारी साड़ी को तुमने जला दिया। रीमा दौड़ी दौड़ी आई। मम्मी जी, वो मयंक रोने लगा था, मैं उसे देखने चली गई थी। सॉरी मम्मी जी। तुम्हारे सॉरी कहने से मेरी साड़ी तो ठीक नहीं हो जाएगी ना? या तुम्हारे गरीब माँ बाप मेरी साड़ी दे देंगे? रीमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, पर उसे चुप करने वाला कोई नहीं है, उसे समझने वाला कोई नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे फिर भी ताने ही मिलते हैं। हमेशा का ऐसा ही है। यह नहीं है कि रीमा पढ़ी लिखी नहीं है। रीमा पढ़ी लिखी भी है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पर घर पर काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए था। इसीलिए केशव का डिसीजन था कि रीमा नौकरी नहीं करेगी, घर को संभालेगी, और शकुंतला जी का भी यही डिसीजन था। पर अब नीलिमा बहू बनकर आई, उसको उन्होंने नौकरी करने से नहीं रोका, क्योंकि वह एक अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है और रीमा के मम्मी पापा मिडिल क्लास फैमिली से हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन शकुंतला जी को चक्कर आकर गिर गई। रीमा जल्दी से उनको अस्पताल लेकर गई और केशव को भी फोन करके बता दिया कि मम्मी जी को चक्कर आ गई है, मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ, आप भी जल्दी आ जाइए सिटी हॉस्पिटल। केशव, मधुर और नीलिमा तीनों ही सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां डॉक्टर ने शकुंतला जी के टेस्ट किए और दवाइयां देकर उन्हें छुट्टी दे दी और रिपोर्ट के 1 हफ्ते बाद आकर लेने को बोला। 1 हफ्ते बाद केशव रिपोर्ट लेकर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वह घबराया हुआ था। रीमा ने पूछा, क्या हुआ? क्या आया मम्मी जी की रिपोर्ट में? उस दिन संडे का दिन था। मधुर और नीलिमा भी घर पर ही थे। केशव ने बताया कि मम्मी को कैंसर है और जल्द से जल्द उनका इलाज करना होगा, वरना तो मम्मी जी को बचाया नहीं जा सकता। अभी फर्स्ट स्टेज पर ही है, अगर अभी कुछ करेंगे तो उनकी जान बच सकती है। मधुर ने भी केशव की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हमें मम्मी का इलाज करना चाहिए। तो भैया फिर आगे करना क्या है? क्या करना है? कल जाकर पहले हम डॉक्टर से मिलेंगे
फिर वही बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस होगा। बात करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। शकुंतला जी को उनकी बीमारी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। मधुर और नीलिमा के कमरे में। मधुर, तुमने मम्मी जी के इलाज के लिए हाँ क्यों किया? हमारे अपने भी खर्चे हैं, आगे हमारा भी बच्चा होगा, उसके भी खर्चे हैं, हमारा परिवार बढ़ेगा, हमें कुछ सेविंग करनी चाहिए, यूं ही पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस पर मधुर गुस्सा हो जाता है। वह मेरी माँ है, उनका इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम क्या पैसा पैसा की रट लगा रखी है? भैया भी तो इलाज करने को तैयार है, और फिर तुम भी तो नौकरी करती हो, भाभी तो नौकरी भी नहीं करती। जब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो तुम क्यों ऐसा कह रही हो? तुम्हारे भैया कमाते ही कितने हैं, ठीक से घर का खर्च भी नहीं दे पाते, सारे पैसे की जिम्मेदारी हमारी ही होगी। तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती? मधुर और नीलिमा में बहस चलती रही और नीलिमा ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम पैसा लगाओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर करते रहना अपनी माँ की सेवा। मधुर भी गुस्से में कमरे से बाहर निकलकर हॉल में जाकर बैठ गया। उधर केशव और रीमा के कमरे में। रीमा, ये सब कैसे होगा? कैसे हम माँ का इलाज कर पाएंगे? डॉक्टर बता रहे थे बहुत पैसा लगेगा। कोई नहीं, मधुर भैया भी है और फिर नीलिमा भी कमाती है। ठीक है, पहले हम कल डॉक्टर से जाकर मिलते हैं, बाद की बाद में सोचेंगे। अगले दिन सुबह केशव और मधुर शकुंतला जी को अस्पताल लेकर जाते हैं और फिर डॉक्टर से मिलते हैं। शकुंतला जी की सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कल से ही इन्हें डेली लेकर आना होगा। कल से ही हम इनका इलाज शुरू करेंगे। कम से कम एक दिन का 20 से 25 हजार रुपया लगेगा। फिर भी सब घर आ जाते हैं। शकुंतला जी डॉक्टर की बात सुन लेती हैं। वह केशव और मधुर से कहती हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं कि मुझे कैंसर है, अब मैं नहीं बचूंगी। नहीं मम्मी, हम आपका इलाज करवाएंगे और आप ठीक हो जाएगी। कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर ही है, उसका इलाज होना संभव है, डॉक्टर ने हमें बताया है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको कल से ही आना है। घर आकर सबको बताती है। नीलिमा भी शाम को ऑफिस से आ जाती है। इसी तरह शकुंतला जी का इलाज चलता रहता है। मधुर भी पैसे देता है, पर नीलिमा अपनी सैलरी में से एक भी रुपया नहीं देती। खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, जो भी सेविंग्स थी सब खाली हो जाता है। एफडी सेविंग सब बैंक में अब एक भी रुपया नहीं बचता। शकुंतला जी को भी थोड़ा थोड़ा आराम होने लगता है। मधुर भी एक दिन यह कहकर पैसे देने से मना कर देता है कि भैया, अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है, अब मैं आपको एक भी पैसा नहीं दे सकता। जो मेरे पास थे सेविंग सब मैंने आपको दे दी। केशव भी इसी टेंशन में था कि अब आगे का कैसे होगा, क्योंकि एक महीने का और चेकअप होना था और शकुंतला जी का एक ऑपरेशन भी था, क्योंकि उनको ब्रेस्ट कैंसर था। ऑपरेशन होने के बाद वह ठीक हो जाएगी, यह डॉक्टर ने कहा, पर उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा था। कम से कम उन्हें 2 लाख का इंतजाम करना था। नीलिमा ने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी सेविंग में से एक भी रुपया नहीं दूंगी। मुझे अपने भविष्य के लिए पैसा बचाना है। मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत करके एक एक पैसा मैंने जोड़ा है, उसे मैं यूं ही नहीं लुटा सकती किसी भी के लिए। उधर रीमा अपने कमरे में केशव से बोल रही है, केशव जी, मेरी जो ये गहनी है आप इन्हें बेचकर मम्मी जी का इलाज करवा दीजिए, उनकी जान बच जाएगी, गहने तो और बन जाएंगे। ये सब बातें शकुंतला जी सुन लेती है अपनी दोनों बहू की, और उसको बहुत दुख होता है। जिस बहू को उसने ताने दे देकर और इतना भला बुरा बुरा कहती थी,
वही बहू आज उनकी बीमारी में अपने गहने तक देने को तैयार हो गई। और जो बहू उनकी इतनी लाडली थी, सर आंखों पर बिठा कर रखती थी, उसने उनकी बीमारी के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। आज शकुंतला जी को समझ आ गया था, अगर वह रीमा बहू को भी नौकरी करने देती और दोनों बहू को एक समान समझती तो कितना अच्छा होता। उन्होंने अपनी दोनों बहू में कितना फर्क किया। अगले दिन केशव रीमा के गहनों को बेचकर शकुंतला जी को अस्पताल ले गया और उनका ऑपरेशन कराया। इसी तरह दिन बीतते रहे। 5-6 महीने के बाद शकुंतला जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब उन्होंने फैसला लिया कि रीमा बहू भी अगर नौकरी करना चाहे तो कर सकती है, वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, जो भी उसका मन है। रीमा के मन में बहुत दिनों से YouTube पर चैनल खोलने का मन था। रीमा ने अपने मन की बात अपनी सास शकुंतला जी को बताई। शकुंतला जी ने भी हाँ भर ली। रीमा बहुत खुश हुई। बस रीमा को एक फ़ोन चाहिए था, अच्छी वाला, जिससे कि वह YouTube पर वीडियो बना सके। रीमा को कढ़ाई बुनाई सभी कुछ आता था। किसी भी तरह की वह वीडियो बनाने के लिए तैयार थी। वह केशव के मोबाइल में वीडियो देखती रहती थी और वीडियोस देखते देखते उसका भी मन हुआ कि वह भी वीडियो बनाए, और शकुंतला जी की डर से वे बना ना सकी। आज उसका डर भी निकल गया था, क्योंकि शकुंतला जी ने खुद ही उसे नौकरी करने के लिए कहा था। शकुंतला जी ने कहा, केशव बहू के लिए एक अच्छा सा फोन ला कर देना, यह ले पैसे। शकुंतला जी ने जो अपने पास थोड़े बहुत पैसे बचा रखे थे वह केशव को दे दिए। यह देखकर नीलिमा जल भुन गई और बोली, वाह मम्मी जी, आपने दीदी के फोन के लिए उन्हें पैसे दिए, मुझे तो आज तक नहीं दिए। क्यों नीलिमा बहू, जब तुम कहाँ थी जब रीमा बहू ने अपने गहने बेचकर मेरा ऑपरेशन कराया, मेरा दिन रात ख्याल रखा, इतनी मेरी सेवा की, दिन रात एक कर दिया, पूरा दिन काम करती रही और रात को मेरी सेवा भी करती रही, नींद भी 1 या 2 घंटे उसको मिली। तुम्हारा फर्ज नहीं था यह सब करने का? तुम भी तो बहू हो, तुमने तो कभी अपनी सेविंग में से 1 रुपया भी मेरे ऊपर खर्च नहीं किया, और आज तुम बहू बनकर अपना अधिकार मांगने आ गई। बहू तुम्हें अधिकार मांगने का हक नहीं है, तुमने यह हक खो दिया है जिस दिन तुमने मेरे इलाज के लिए 1 भी रुपया खर्च करने के लिए मना कर दिया था। अरे, बहू को हमेशा ताने देती रही, इसके मम्मी पापा को भी भला बुरा कहती रही, और फिर भी रीमा बहू ने एक शब्द भी मुझे नहीं कहा, और यहाँ तक कि जो भी इसके पास गहने थे वह भी मेरे इलाज में खर्च कर दिए। नीलिमा तुनक कर अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे मधुर भी चला गया। अगले दिन केशव ने रीमा को नया फोन ला कर दिया। रीमा बहुत खुश हुई। दिन में रीमा काम करती और रात को वीडियोस बनाती। रीमा लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, उनके लिए अपने हाथों से वस्त्र बनाती थी। बहुत ही अच्छे अच्छे वह वस्त्र बनाती थी। यह हुनर उसको जब से उसने लड्डू गोपाल जी को घर लाई थी तब से ही अपने हाथों से ही बनाकर पहनाती थी। रीमा ने सोचा, क्यों ना मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस सबको बनाना सिखाऊं। तो रीमा ने अपना चैनल खोला मेरे माधव के नाम से, और उस पर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की वीडियो बनाकर डालने लगी। दिन में घर का काम करती, दिन में टाइम मिलता तो वह दिन में भी बनाती, अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो वह रात को जग जग कर वीडियो बनाने लगी। उधर उसका 1 साल का बेटा, उसका भी ध्यान रखना था। इसी तरह वीडियोस बनाते बनाते रीमा की वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगी और लाखों में व्यूज आने लगे। रीमा का चैनल मोनेटाइज भी हो गया और धीरे धीरे इनकम भी होने लगी। पहले कमाती थी पर अब रीमा लाखों में कमा रही है। उसके साथ शकुंतला देवी भी अपनी बहू की मेहनत को देखकर फूली नहीं समाती। और उधर नीलिमा जल भुनकर रह गई। वह सोचने लगी,
इतना तो मैं पूरा दिन नौकरी करके भी नहीं कमा पाती जितना ये एक दिन में कमा लेती है। जो मेरी पूरे महीने की सैलरी है, अब वह भी रीमा के आगे पीछे डोलने लगी कि दीदी मुझे भी यूट्यूब के बारे में जानना है, मुझे भी वीडियोस बनानी है, क्या मैं भी वीडियोस बना सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर बना सकती हो, जो भी तुम पर आता है वह सब बनाकर वीडियो में डाल सकती हो। यह एक लेडीज के लिए जो घर से बाहर नहीं जा सकती, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसे घर बैठे ही लेडीज इनकम कर सकती है और अपने परिवार और बच्चों को संभालते संभालते पैसा भी कमाती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है। बहुत ऐसी औरतें होती हैं जो घर से बाहर नहीं जा पाती, जैसे कि मैं। तो यूट्यूब भी एक ऐसा माध्यम है। अगर तुम्हें यूट्यूब पर चैनल बनाना है, जो भी तुम पर आता है, जो भी तुम्हें आता है, जिस तरह की भी तुम वीडियो बनाना चाहती हो तो बनाकर डालते जाओ। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन मेहनत का फल मिलता ही है। दीदी क्या मैं आपके ही चैनल पर आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरे से तो कुछ नहीं आता। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर चैनल को चलाएंगे। इसी तरीके से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर वीडियोस बनाने लगी। धीरे धीरे उनकी वीडियो मिलियन में जाने लगी। शकुंतला जी भी यह देखकर बहुत खुश थी। केशव और मधुर भी बहुत खुश थे कि किस तरीके से सिर्फ एक यूट्यूब के माध्यम से उनका परिवार एक हो गया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर कर देना, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके।